ये वतन का राग। वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। वतन का राग कार्यक्रम में आज हम चर्चा कर रहे हैं कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लों की। वो दूर दूर उन समंदरों के पार, दरियाओं से पार, पहाड़ों से पार, जंगलों मैदानों से पार वो देश है जिस देश की मिट्टी से हम पैदा हुए। उठो, देश की मिट्टी देशवासियों को बुला रही है। वक्त बड़ा कीमती है, अपने हथियार संभालो। हम दुश्मनों के सीने को चीरते हुए अपनी राह बनाएंगे और अगर ईश्वर को मंजूर है तो शहीदों की मौत सो जाएंगे। हम उस राह को चूमेंगे जिस राह पर हमारी फौजें दिल्ली की ओर बढ़ेंगी। दिल्ली की राह आजादी की राह है। चलो दिल्ली, चलो दिल्ली। इस आह्वान के साथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जब युद्ध का शंखनाद कर दिया, तब आजाद हिंद फौज के एक एक सैनिक के रक्त में उबाल था। भारत की आजादी के लिए अपना सर्वस्व अर्पण करने को तैयार हर सैनिक गा उठा कि चलो दिल्ली जवानों हिंद को आजाद करवाएं, चलो दिल्ली की झंडा शान से हम अपना लहराएं। चलो दिल्ली, उसी दिल्ली जहां है राज अंग्रेजी, चलो दिल्ली की हिंद राज अपना फिर से हम लाएं। और फिर इतिहास ने देखा कि आजाद हिंद फौज ने भारत में प्रवेश कर कोहिमा पर जीत हासिल की और दिल्ली की ओर बढ़ चली। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध की बदलती हुई परिस्थितियों ने आजाद हिंद फौज को घुटने टेकने पर मजबूर किया और आजाद हिंद फौज के खिलाफ मुकदमा चला। देशद्रोह का आरोप लगाया गया। इस मुकदमे ने फौज के सिपाहियों की बहादुरी के किस्से घर घर तक पहुंचाए और पूरा भारत फौजियों के पक्ष में खड़ा हो गया और गूंज उठा नारा, लाल किले से आई आवाज, सहगल ढिल्लो शाह नवाज, तीनों की हो उम्र दराज। इन्हीं कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लों की स्मृति को समर्पित है हमारा आज का कार्यक्रम। सिपाही सिपाही का जीवन है क्या, जवां जब हुआ देश पर मिट गया। एक महान स्वाधीनता संग्राम सेनानी, एक बहादुर फौजी और साथ ही एक उम्दा शायर, ये है कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लों का पूरा परिचय। 18 मार्च सन 1914 को उनका जन्म हुआ। एक आम बच्चे की तरह परवरिश हुई। पढ़ाई के लिए सरकारी स्कूल गए। प्राथमिक शिक्षा के बाद भी पढ़ाई उसी लगन से जारी रखी। स्नातक की उपाधि प्राप्त की। हिंदी के अलावा वो फारसी, अंग्रेजी और उर्दू जैसी कई अन्य भाषाएं भी बोलते थे। जीवन आगे बढ़ रहा था, लेकिन ये तय नहीं था कि आगे उन्हें करना क्या है। इसी बीच किसी ने उनकी कद काठी देखकर अचानक कहा, तुम सेना में क्यों नहीं भर्ती हो जाते? और बस उनके जीवन को एक दिशा मिल गई। जियो या मरो, जियो या मरो, वीर की तरह जियो या मरो, जियो या मरो, वीर की तरह जियो या मरो, जियो या मरो, वीर की तरह जियो। चलो
वसुंधरा, वीरता जीवन का भूषण, वीर को क्या है वसुंधरा, वीरता जीवन का दूषण, वीरता जीवन का दूषण, वीर जीवित भी मरा मरा, वीर बन उठो सदा ऊंचे न नीचे बहो, वीर बन उठो सदा ऊंचे न नीचे बहो, वीर की तरह जियो या मरो, जियो या मरो, वीर की तरह जियो या मरो, जियो या मरो, वीर की तरह जियो। वीर होते हैं गंभीर सदा, वीर बलिदानी होते हैं हो, वीर होते हैं गंभीर सदा, वीर बलिदानी होते हैं हो, वीर होते हैं स्वच्छ हृदय, वीर होते हैं स्वच्छ हृदय, कलुष औरों का धोते हैं, लक्ष्य प्रति उन्मुख रहो सदा, लक्ष्य प्रति उन्मुख रहो सदा, धनुष पे चढ़े तीर की तरह, धनुष पे चढ़े तीर की तरह, जियो या मरो, जियो या मरो, वीर की तरह जियो या मरो, जियो या मरो, वीर की तरह जियो। गुरुबख्श सिंह ढिल्लो अब तक तय कर चुके थे कि वो सेना का हिस्सा बनेंगे। उन्होंने तैयारी शुरू की और उन्हें सफलता भी जल्दी ही मिली। सन 1936 के आसपास उन्हें सेना से बुलावा आया। इस तरह अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद वो 14वीं पंजाब रेजिमेंट की प्रथम बटालियन का हिस्सा बन गए। वीरता और बलिदान की भावना उनके भीतर कूट कूट कर भरी हुई थी। उनकी कार्यशैली से सभी अधिकारीगण अत्यंत प्रभावित थे। यही कारण है कि जब द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ तब वो उसमें शामिल किए गए। सिंगापुर में युद्ध के दौरान अंग्रेजों की बहुत बड़ी सेना एकत्रित थी। भारत से गई इस ब्रिटिश सेना में ऊंचे पदों पर अंग्रेज अधिकारी थे और शेष पूरी सेना के अधिकारी और सिपाही भारतीय थे। गुरुबख्श सिंह ढिल्लों भी इसमें शामिल थे। जापानी सेना ने उस ब्रिटिश सेना पर भयंकर गोलाबारी की, जिससे भयभीत होकर अंग्रेज अधिकारी भारतीयों को समर्पण करने के लिए कहकर भाग गए। इस तरह सन 1942 के आरंभिक दिनों में सभी भारतीय अधिकारी और सिपाही जापानी सेना द्वारा बंदी बना लिए गए। अब जापानियों के सामने इन 45,000 युद्धबंदियों को संभालने की बड़ी समस्या थी। तब जापान सरकार ने तय किया कि इन सभी को आजाद करके देश की स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों से युद्ध करने के लिए प्रेरित किया जाए। मेजर क्यूजीवारा ने भारतीय युद्धबंदियों में जितने भी सेना अधिकारी थे उनकी सभा की, जिसमें कैप्टन गुरुबख्श सिंह ढिल्लो भी शामिल थे। इस सभा में मेजर क्यूजीवारा ने बहुत ही जोशीला भाषण देते हुए कहा कि अंग्रेजों ने एशिया के देशों को गुलाम बनाकर उनका बहुत शोषण किया है। आप सब अब अपने देश की आजादी के लिए युद्ध करें। जापान आपकी पूरी सहायता करेगा। भाषण देकर मेजर क्यूजीवारा बैठ गए। उनके बैठते ही आजाद हिंद फौज की स्थापना की घोषणा कर दी गई। ये एक ऐतिहासिक पल था जिसके साक्षी बन रहे थे गुरुबख्श सिंह ढिल्लो। भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी रास बिहारी बोस जापान में जाकर बस गए थे। उन्होंने टोक्यो में अपने पूर्वी देशों के प्रतिनिधियों की एक सभा की, जिसमें इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की गई और सर्वसम्मति से रास बिहारी बोस इसके अध्यक्ष चुने गए। इसी संस्था के अधीन आजाद हिंद फौज को
रखा गया। इस तरह विदेशी धरती पर भारत की आजादी के मतवाले एकजुट होकर सक्रिय हो गए। उन दिनों नेताजी सुभाष चंद्र बोस जर्मनी की राजधानी बर्लिन में थे। रास बिहारी बोस ने उनसे संपर्क किया और आजाद हिंद फौज को संभालने के लिए उन्हें बुलाया। जुलाई सन 1943 में नेताजी सिंगापुर पहुंचे। उस समय मेजर ढिल्लों, जो अब तक कर्नल नहीं बने थे, उन्होंने एक नज्म लिखी। हर लम्हा ढूंढता था जहां मौत को, मौत भी ढूंढती हर लम्हे को जहां, जिंदगी खेलती थी वहां बोस की, मौत फौज की समीक्षा की और इतनी तेजी से उसकी काया पलट का काम शुरू किया कि सभी ताज्जुब करने लगे। अक्टूबर 1943 में उन्होंने आजाद हिंद फौज की अस्थायी सरकार बनाई। स्वतंत्र भारत की इस सरकार को 9 देशों ने मान्यता दी। नेताजी ने छलांग लगाते हुए शेर के चित्र से अंकित झंडा इस सरकार और फौज के लिए तय किया और दिल्ली चलो का नारा दिया और आजाद हिंद फौज के शेर बढ़ चले देश की आजादी की राह पर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने गुरुबख्श सिंह ढिल्लों की रेजिमेंट और उनकी बहादुरी की प्रशंसा करते हुए 12 मार्च 1945 को उन्हें एक पत्र लिखा और उन पर अपना पूरा विश्वास प्रकट करते हुए 2 दिन बाद उन्हें कर्नल बना दिया। उनकी रेजिमेंट ने अभूतपूर्व साहस का परिचय दिया। लगातार युद्ध करते हुए वो आगे बढ़ रहे थे। इरावदी का युद्ध हारने के बाद जब कर्नल ढिल्लों रंगून की दिशा में बढ़ रहे थे, तभी रास्ते में कर्नल सहगल और जनरल शाहनवाज भी उनसे मिल गए। तीनों ने अंग्रेजी फौज से भिड़ने की योजना पर गंभीर विचार विमर्श किया और फिर आगे बढ़े। अंग्रेजी फौज के ठिकानों पर हमला करते हुए वो इम्फाल तक पहुंच गए। इसी बीच द्वितीय विश्व युद्ध की परिस्थितियां बदल गईं। रसद और गोला बारूद की कमी के कारण आजाद हिंद फौज दिल्ली नहीं पहुंच सकी। आजाद हिंद फौज ने समर्पण कर दिया। अनेक अफसर और सिपाही बंदी बना लिए गए। कुछ को मार डाला गया, कुछ को सजा दी गई और अधिकांश पर देशद्रोह का मुकदमा चला। 17 मई सन 1945 को कर्नल गुरुबख्श सिंह ढिल्लों, कर्नल प्रेम कुमार सहगल और लेफ्टिनेंट जनरल शाहनवाज को मुख्य आरोपी बनाकर लाल किला पहुंचा दिया गया। लाल किले में ये ऐतिहासिक मुकदमा चला। भारत की किसी भी दीवानी या फौजी अदालत में चला ऐसा कोई दूसरा मुकदमा नहीं था जो राष्ट्रीय महत्व के आधारभूत मुद्दों से इतना अधिक जुड़ा हुआ हो और जिसने जनता का इतना ध्यान आकृष्ट किया हो। तीनों पर ब्रिटिश क्राउन के विरुद्ध युद्ध करने का अभियोग लगाया गया, लेकिन तीनों ने इसे स्वीकार नहीं किया। कर्नल ढिल्लों ने कहा कि मैंने जो कुछ भी किया वो स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की युद्धरत सेना के सदस्य के तौर पर किया है और यही मेरा कर्तव्य था। समाचार पत्रों ने इस मुकदमे के जरिए आजाद हिंद फौज की ख्याति और सैनिकों की वीरता को देश भर में प्रचारित कर दिया। जगह जगह जुलूस निकलने लगे। लाल किले से आई आवाज, सहगल ढिल्लों शाहनवाज, तीनों की हो उम्र दराज। ये नारा देश भर में गूंज उठा। देश उबल रहा था। आजाद हिंद फौज के पक्ष में तेज बहादुर सप्रू, के.एन. काटजू, आसफ अली, जुगल किशोर खन्ना जैसे विख्यात कानूनविद एकत्रित हो गए। सरभूला भाई देसाई ने इस मुकदमे की पैरवी की। पूरा देश आजाद हिंद फौज के पक्ष में खड़ा था। अंग्रेजों को इस एकजुटता का अंदाजा नहीं था। भयभीत होकर अंग्रेज सरकार ने इन तीनों को रिहा कर दिया। इस जागृति को देखकर अंग्रेजों को एहसास हो गया था कि अब उनका भारत में रुकना संभव नहीं है। परिणामतः 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ और आजाद भारत के अपने सपने को जीते हुए 6 फरवरी सन 2006 को कर्नल गुरुबख्श सिंह ढिल्लों ने अंतिम सांस ली। ऐसे महान देशभक्त की लगन, त्याग और उनके बलिदान को हम शत शत नमन करते हैं। लगन आजादी दी जरा हमें, लगन आजादी दी, लगन आजादी दी जरा हमें, लगन आजादी दी, लगन आजादी दी जरा हमें, लगन आजादी दी, लगन आजादी दी जरा हमें, लगन आजादी दी।
आजादी दी, जरा भी लगन आजादी दी, लगन आजादी दी, जरा भी लगन आजादी दी। हाँ, लगन आजादी दी, लगन आजादी दी, लगन आजादी दी, हाय लगन आजादी दी, जरा भी लगन, जरा भी लगन, जरा भी ओ लगन, जरा भी लगन, जरा भी लगन आजादी दी, लगन आजादी दी, 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 जरा भी लगन, जरा भी लगन, जरा भी लगन। जरा भी लगन। हाँ, दासानु दास मुल्क दा बनना, दस्या सबनू खोल के, मुल्क पीछे जिसने जान दिती, ये वे अपनी रोल के। ओ सरदार शहीदा होया, ओ सरदार शहीदा होया, वेखो करके खोल के, खिदमत समझ आजादी दी, जावड़िया कफन दे विच जरा वे लगन, जरा भी लगन, जरा भी लगन आजादी दी, लगन आजादी दी, जरा भी लगन आजादी दी, लगन आजादी दी, जरा भी लगन आजादी दी, लगन आजादी दी। ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਬੜੇ ਵਾਹੇ ਨੀ ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹ ਬੈਂਦੇ ਨੇ
आजादी नू कर लईए इस संदे विच जरा भी लगन, जरा भी लगन, जरा भी लगन आजादी दी, लगन आजादी दी, जरा भी लगन आजादी दी, लगन आजादी दी, लगन ये वतन का वतन का